नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का एक और वीडियो संदेश। प्रदर्शनों के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर की टिप्पणी। कहा, अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने वाले हैं गुमराह बच्चे। बच्चों को सही राह दिखाना हमारा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। समुद्र मंथन योजना और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को हरी झंडी। पीएम किसान सम्मान योजना को 5 साल और बढ़ाने की मंजूरी। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा शुक्रवार का दिन। शोर शराबे के बीच लोकसभा में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। लोकसभा के मकर द्वार पर सांसद पप्पू यादव का प्रदर्शन। राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में साधु के भेष में आकर किया ड्रामा। साधु संतों और भाजपा सांसदों ने की आलोचना। जंतर मंतर प्रदर्शन में सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सुनाई आपबीती। एक ही पक्ष का वीडियो दिखाकर पुलिस की छवि खराब करने का आरोप। संसद में चर्चा की मांग। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली दंगे में हुई थी हत्या। और जूडो में भारत का गोल्डन पंच। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता और हर्ष सिंह ने रचा स्वर्णिम इतिहास। 48 और 60 किलो भार वर्ग में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शानदार प्रदर्शन के लिए जूडो खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो संदेश जो है वो सामने आया है। प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर पीएम ने टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बचपन में नादानियां हो जाती हैं। प्रदर्शन के दौरान मुझे और मेरी मां को गालियां दी गईं। अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले गुमराह बच्चे हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले सभी बच्चों को माफ करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर ये अपनी बात रखी है। और जैसा कि उस प्रदर्शन के दौरान जो चीज़ें और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी वो कई सवाल खड़े कर रही थी, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये वीडियो संदेश जो है वो भेजा है। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बड़ी टिप्पणी की है। और पीएम ने कहा है कि बचपन में नादानियां हो जाती हैं, और इस तरह की नादानियों की तमाम जो तस्वीरें थी इस प्रोटेस्ट से निकलती हुई नजर आई थी, जो अभी हमने देखा था सीजेपी के जो प्रोटेस्ट था उसमें। उसके बाद अब प्रधानमंत्री का ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो वीडियो संदेश है ये साफ तौर पर दिया गया है। और प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी की है। प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पीएम ने कहा कि मुझे और मेरी माँ को गालियाँ दी गई, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जो बच्चे हैं वो गुमराह हैं। पीएम मोदी ने साफ तौर पर अपने वीडियो संदेश में इस बात को कहा है, इस बात को रखा है पूरे राष्ट्र के सामने कि किस तरह से जो संदेश जारी किया था पीएम ने, उसमें प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनों के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता जी को गालियां दी गई थी। आइए आपको वो वीडियो संदेश दिखाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां
इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है? लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती है, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।
तो राष्ट्र प्रेम की ये जो भावना है वो इस वीडियो संदेश में साफ तौर पर नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कह रहे हैं कि गुमराह तो हुए हैं लेकिन उनको सही रास्ता दिखाना कितना जरूरी है और भविष्य के लिए और उन बच्चों के लिए जो गलत रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो संदेश में बहुत बड़ी ये बातें निकलकर सामने आई हैं। सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, साफ तौर पर देखें तो जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है कि गुमराह हो चुके हैं वो बच्चे जिन्होंने इस तरह की बातें कही, उसके बाद माफ कर देना और राष्ट्र हित में आगे बढ़कर उन बच्चों को सही रास्ता दिखाना, कितना बड़ा संदेश इस वीडियो से नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? गौरव, उनके जो आखिरी शब्द थे पीएम मोदी के संदेश के, उसमें एक तरह से सार है उनके पूरे वीडियो संदेश का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का एक जो पूरा नेतृत्व है इस वक्त, खासतौर से आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक नैतिक नेतृत्व भी पीएम मोदी ने इस वक्त दिखाया है, जब एक आक्रामक जवाब से उठकर उन्होंने क्षमा का संदेश दिया। सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे देश से उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे बच्चों के साथ एक तरह से उनको रास्ते पर लाने की जरूरत है। गुमराह अगर कुछ बच्चे हुए हैं तो उनको पीड़ा देने की जरूरत नहीं है। गौरव, एक तरह से पीएम मोदी ने जो उनको व्यक्तिगत पीड़ा मिली, हमने देखा कि न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी दिवंगत माता के खिलाफ किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई। सार्वजनिक विमर्श में उनकी चर्चा भी नहीं कर सकते। बावजूद इसके उनका पूरा फोकस पीएम का खुद पर नहीं था इस आप वीडियो संदेश को देखें तो, बल्कि बच्चों के भविष्य पर, उसके संस्कार पर, समाज की जिम्मेदारी पर और कैसे एक तरह से सकारात्मक तरीके से बच्चों की ऊर्जा को देश के भविष्य को बेहतर बनाने में, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो उस पर पूरा फोकस रहा। व्यक्तिगत अपमान के बावजूद उन्होंने प्रतिशोध की एक तरह से कह सकते हैं दूर दूर तक उसका कहीं उल्लेख भी नहीं था, बल्कि क्षमा का, सुधार का एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। ये एक तरह से कह सकते हैं गौरव, दंड नहीं बल्कि दूसरे अवसर की सोच के साथ पीएम मोदी ने एक बयान बड़ा दिल दिखाते हुए दिया है। ये उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने उदाहरण दिया दांत और जीभ का, जो एक तुलना उन्होंने की कि शरीर के हिस्से हैं, और उन्होंने कहा कि देश भी जो सारे बच्चे हैं वो हमारे अपने हैं। उन्होंने उदाहरण दिया तो अगर कहीं कुछ गलती होती है तो हम उनको अलग नहीं हटा देते हैं बल्कि उनको ठीक करने का अवसर देते हैं। तो ये वही दूसरा अवसर देने की एक सोच के साथ कि बच्चों ने गलती की है तो उनको छोड़ना नहीं है बल्कि उनको संभालना है। तो एक मार्गदर्शक की छवि, एक बड़े दिल वाले, एक क्षमाशील व्यक्ति की छवि और एक नैतिक नेतृत्व दिखाते हुए बावजूद इसके एक बहुत बड़ी पीड़ा, बहुत बड़ा अपमान न सिर्फ व्यक्तिगत उनके लिए बल्कि उनकी माता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, तो बहुत बड़ा दिल दिखाया गौरव प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल। सुधाकर, ये भी देख रहे हैं कि जो गलतियां होती हैं उनके सुधार की गुंजाइश भी होती है और पीएम इस बात को समझते भी हैं, तो ऐसे में वो जानते हैं। और सरकार का सिर्फ एक तरह से ये बड़ा संदेश ये भी है कि दायित्व यही नहीं होता कि ऐसे बच्चों को पकड़कर उनको सजा दी जाए, बल्कि उनको सही दिशा दी जाए, सही मार्ग पर उनको लेकर आया जाए। इस तरह का संदेश भी दिखाता है कि किस तरह से मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन गुमराह बच्चों के लिए जो किसी अलग दिशा में जा रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाना, ये बड़ा कर्तव्य है और इसी का निर्वहन करते हुए पीएम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप 3-4 बड़ी बातें अगर इसमें से निकल के आती हैं तो सीधे तौर पर पीएम मोदी दंड नहीं बल्कि एक सुधार का संदेश दे रहे हैं। जो पूरा उनका संदेश था उसके केंद्र में यही था कि दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं और उनको एक मौका देना चाहिए। जो एक उनके खिलाफ जिस तरह की गालीबाजी आप कह सकते हैं की गई, बावजूद उसको उन्होंने एक नैतिक विमर्श में बदला है, बल्कि उनके अपमान का बदला उन्होंने प्रतिशोध से लेने की बात नहीं की बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, संस्कारों से चर्चा का इसका जवाब देने की बात की। इस घटना के बावजूद उन्होंने एक तरह से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने का एक जो बड़ा सकारात्मक संदेश दिया। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है देश के युवाओं के लिए। समाज से भी देखिए, सिर्फ उन्होंने क्षमा किया, उन्होंने क्षमा की बात की ऐसा नहीं है, समाज से भी उन्होंने संयम की अपील की और
उनसे आग्रह किया कि समाज भी बच्चों को एक तरह से दूसरा अवसर दे। तो एक भावनात्मक मैसेज था, एक बहुत बड़ा प्रतिमात्मक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से था कि गलतियों का समाधान होना चाहिए। गलतियों का मतलब नहीं है कि किसी को तोड़ दिया जाए, बल्कि संभाल कर, साथ लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जाए। गौरव, निश्चित तौर पर, और यही सकारात्मकता ही दिखाती है कि किस तरह से आने वाले समय के लिए जो बेहतर भविष्य का निर्माण है उसमें ऐसे अगर गुमराह कोई बच्चे हैं उनको किस तरह से उनकी दिशा देनी है और कैसे सही रास्ते पर लाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। और इसीलिए ये वीडियो कई मायनों में बहुत बड़ा संदेश देता हुआ नजर आता है उन छात्रों को भी और उन बच्चों को भी जो इस तरह से गुमराह होते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे विस्तार से साझा करने के लिए। तो देखा आपने ये वीडियो, कितना बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। आगे बढ़ते बुलेटिन में और आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए हैं। देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए समुद्र मंथन परियोजना की शुरुआत हुई है। तो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य सरोवर परियोजना को मंजूरी मिली है। देश के किसानों को प्रतिवर्ष सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए की योजना को अगले 5 साल बढ़ाने का फैसला हुआ है। तो देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए खेलो इंडिया योजना को अगले 5 साल बढ़ाने और बड़े स्तर पर संशोधित करने का निर्णय हुआ है। किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन मंजूर किया गया है। वर्ष 2019 में ये योजना शुरू की गई। इस योजना के जरिए देश के किसानों के सीधे खाते में हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये रकम साल में 3 बार 2-2 हजार की किश्त के जरिए मिलती है। अब तक इस योजना के जरिए 4,47,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले में प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना कुल 5,070 करोड़ रुपए के खर्च से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वाले FSPV प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए है। इन प्रोजेक्ट्स को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान मंजूरी दी जाएगी और वित्त वर्ष 2032-33 तक वित्तीय मदद दी जाती रहेगी। बता दें कि ये योजना रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने, राष्ट्रीय ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने और जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के साथ साथ विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दी है। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू करने के लिए 84,084 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीस्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। भारत में जितनी ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ रही है उसके हिसाब से ये स्कीम और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। साल 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए खेलो इंडिया योजना के विस्तार और राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। मंजूर किया गया बजट पिछली खेलो इंडिया योजना के बजट का लगभग 8 गुना है।
शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि यूके के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से उन्होंने बात करके उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पदभार संभालने की बधाई दी है और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हमने प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जन से जन के संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की। हम अपने दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और भलाई के लिए हाल ही में लागू हुए भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते द्वारा प्रस्तुत व्यापार एवं निवेश अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के तहत भी मिलकर काम करेंगे। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को हत्या का दोषी माना। अन्य दोषी नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। सजा का ऐलान करने से पहले जज ने कहा कि यह बहुत गंभीर घटना थी। अंकित शर्मा की बुरी तरह से हत्या कर उनकी बॉडी जानवर की तरह छोड़ दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को जघन्य अपराध बताते हुए ताहिर हुसैन के लिए मौत की सजा की मांग की थी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 13 जुलाई को कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 5 को हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था। आज कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और इसी महीने की 17 तारीख को पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये वो लोग हैं जो अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हैं। इनके एक साथी पर दिल्ली में दंगा कराने का अदालत ने दोषी भी माना है। दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है। दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनके वोट बैंक का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम मैसूरू में स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक केंद्र का उद्घाटन करेंगे। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कर्नाटक के मैसूरू में एक ऐसे केंद्र का उद्घाटन करेंगे जो स्वामी विवेकानंद के विचारों, राष्ट्र निर्माण के उनके संदेश और युवाओं के व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक में स्वामी विवेकानंद की मैसूरू यात्रा और उनके ऐतिहासिक योगदान की यादों को संजोया गया है। स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1892 में भारत भ्रमण के दौरान यहाँ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने विद्वानों और श्रद्धालुओं से संवाद किया, कई विषयों पर अपने विचार रखे और वहाँ के तत्कालीन महाराजा श्री चाम राजेंद्र वाडियार का समर्थन प्राप्त किया। महाराजा के सहयोग ने ही स्वामी विवेकानंद की 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद की ऐतिहासिक यात्रा को संभव बनाया था। इस समय मैं जिस मठ में खड़ा हूँ, इस रामकृष्ण मठ की शुरुआत 1925 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैसूर दौरे पे आएंगे तो इस मठ में भी आएंगे और इसी विचार के साथ दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, खासकर आधुनिक भारत के युवाओं को, कि किस तरीके से वो अपना विकास कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के साथ चरित्र निर्माण किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के विचारों से किया जा सकता है। मैसूरू के ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित ये विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसमें मुख्य भवन के साथ एक अलग एनेक्सी ब्लॉक भी बनाया गया है। इनमें 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी हॉल, करीब 700 लोगों की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, ध्यान और योग केंद्र शामिल हैं। इस केंद्र के जरिए आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। व्याख्यान, कार्यशालाएं, शॉर्ट टर्म कोर्स और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। 19वीं शताब्दी में नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा नया भारत गढ़ो, तो 21वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत की ओर बढ़ो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत के मंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के गढ़ने की जो परंपरा शुरू की है, भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो महायज्ञ शुरू किया है, उसमें यह विवेक स्मारक अहम पड़ाव है। राष्ट्र निर्माण में संलिप्त देशवासियों के लिए यह विवेक स्मारक प्रेरणा का प्रतीक है, तो लाखों लाखों युवाओं के लिए, कोटि कोटि युवाओं के लिए यह पुण्य तीर्थ है। कैमरा पर्सन मुकेश और अपने सहयोगी निशांत राय के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, विवेक स्मारक, मैसूरू। और छत्तीसगढ़ को रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित डोंगरगढ़ कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर प्रदेश की रेल परियोजनाओं पर चर्चा की, जिसके बाद इस परियोजना को मंजूरी मिली। तोखन साहू ने इसे क्षेत्र की करीब 100 साल पुरानी मांग बताया। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन से छत्तीसगढ़ में यातायात, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही बस्तर क्षेत्र की नई रेल परियोजनाओं को भी स्वीकृति मिली है, जिन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 100 साल पहले जिस परियोजना को शुरुआत करने के लिए कोशिश किया गया था, वह अब मूर्त रूप में आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी से मिलने गया। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक कटघोरा से डोंगरगढ़ जो परियोजना है रेल लाइन की, उसको पूरा करने का निर्णय हुआ है। मंजूरी इसकी मिल चुकी है। अब यह परियोजना आगे बढ़ेगी। भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता से लेकर विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने तक इस पहल को आम लोग देश हित का बड़ा कदम मान रहे हैं। यही वजह है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर सकारात्मक सोच लगातार मजबूत हो रही है और इस बारे में फैल रही अफवाहों का दम निकल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से हकीकत बनता दिख रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम इसी दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल है। इस पहल को देश भर में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं। लेकिन लोग खुलकर अब सामने आ रहे हैं और ये बात मान रहे हैं कि इसका इंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं सर, अभी तक तो अच्छी खासी चल रही है। मैं हर हफ्ते बढ़ाता हूँ, टंकी फुली कराता हूँ। अभी तक तो एकदम सही चल रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं कोई समस्या 20 पेट्रोल कोई फर्क नहीं है। सेम एथेनॉल कोई प्रयोगात्मक ईंधन नहीं है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल वर्षों से किया जा रहा है। भारत में भी E20 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। इस बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज काफी कम हो जाता है, लेकिन तमाम मैकेनिक और आम लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। आप मैकेनिक है, आपके पास कोई ऐसी समस्या है अभी तक? अभी तक मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए इंजन ही खराब हो जा रहा है, और या फिर उनकी गाड़ी में पहले से समस्या? पहले से ही होगी उनके इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है सर, कभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी खराब हो रही है। पहले से कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि अब ये इशू मिल गया, ये टॉपिक मिल गया, तो इसलिए कहते हैं, इसके लिए बोला जा रहा है। एथेनॉल की कोई कमी नहीं, एथेनॉल से गाड़ी खराब नहीं होती है। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है, एथेनॉल से कभी जिंदगी में गाड़ी खराब नहीं हो सकती।
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम अब केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का अभियान बनता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि देश भर से इस पहल को लगातार समर्थन मिल रहा है। लोगों का मानना है कि ये पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस पर फैलाया जा रहा भ्रम निराधार है। ये न्यू बाइक है हम लोग की, तो अभी तक सही चल रही है। पुरानी गाड़ियों का मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे तो दिखने को मिला है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है कि E20 की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। सरकार की जो डेडलाइन थी, सरकार ने डेडलाइन से पहले ही वो चीज़ लागू कर दी और इसके वजह से हो सकता है कि लोगों को लगा हो कि नहीं अगर समय से पहले लागू हो गई तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के साथ आई हो। बट पेट्रोल पंप वाले भी आपको यही चीज़ बताएंगे कि इस देश में जहाँ कहीं भी मिल रहा है E20 ही मिल रहा है और अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जमीनी स्तर पे। भारत में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में हुई थी और चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल मिश्रण को 2013-14 के 1.53% से बढ़ाकर 2025-26 में 20% किया गया है। भारत में अप्रैल 2023 के बाद बनने वाले सभी नए वाहन पूरी तरह से E20 अनुकूल डिजाइन किए गए हैं। इनके इंजन, फ्यूल पंप और सील्स इस तरह बनाए गए हैं कि उन पर एथेनॉल का कोई बुरा असर नहीं पड़ता। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का लाभ सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये किसानों के लिए भी नई संभावनाएं लेकर आया है। गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से बनने वाला एथेनॉल किसानों की आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहा है। 1-2 कंट्री ऐसी ऑलरेडी है भी जो कि E100 पे मतलब E100 इथेनॉल पे पूरी तरीके से गाड़ियां चला रही हैं। तो वो चीज़ें जब आएंगी तो हमारे देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पूरी इथेनॉल पे अगर चलेगी तो हमें दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने पड़ेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएंगी और हमारी जो देश की मुद्रा है वो विदेशों में जाना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। स्वदेशी ईंधन का बढ़ता उपयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पारंपरिक एट होम समारोह के लिए भोपाल के रहने वाले पुलक रिजवानी को विशेष आमंत्रण प्राप्त हुआ है। भारतीय डाक विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति भवन से भेजा गया ये आधिकारिक आमंत्रण पत्र उनके निवास पर आदरपूर्वक पहुंचाया गया। इस प्रतिष्ठित समारोह का हिस्सा बनने को लेकर पुलक रिजवानी ने इसे अपने जीवन का बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताया है और इस विशेष आमंत्रण के लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन और भारत सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आभार जताया है। ऑफसाइट AI चालू करने के पहले मैंने करीब 11 साल मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है और 4 साल पहले मैंने जब ऑफसाइट AI स्टार्ट किया था मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि किसी दिन मुझे इंडिपेंडेंस डे पे राष्ट्रपति महोदया से इनवाइट आएगा। तो बहुत ही प्राउड और हम्बल फील कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के नागपुर निवासी मोहन वाटमोडे को राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से आमंत्रण प्राप्त हुआ है। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए वाटमोडे ने इसे अपने लिए अत्यंत गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले एक साधारण व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली आमंत्रित किया जाना उनके लिए बेहद सम्मान और खुशी की बात है। राष्ट्रपती भवनात 15 ऑगस्टच्या दिवशी मला राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती महोदयांनी निमंत्रण दिल्यामुळे मला अभिनंदन करते मी त्यांचं आणि मला अभिमान आहे की मी एक ग्रामीण भागातला सामान्य माणूस मला दिल्लीला बोलवल्यामुळे मला आनंद आहे आणि मी दिल्लीला जाण्यास इच्छुक आहे आणि राष्ट्रपती महोदयाची भेट घेण्यास समर्थ आहे। ते मी एक कार्ड काढलं होतं प्रधानमंत्री श्रम योजनेचं, त्यामार्फत माझ्या तिथे नाव सूचित करण्यात आलं आहे। ICMR की निदेशक चिकित्सक और वैज्ञानिक डॉक्टर शीला गोडबोले को 15 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से आमंत्रण प्राप्त हुआ है। DD न्यूज से बातचीत में डॉक्टर गोडबोले ने कहा है कि इस प्रतिष्ठित आमंत्रण को पाकर वो स्वयं को अत्यंत सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। मैं डॉक्टर शीला गोडबोले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशनल वायरोलॉजी एंड एड्स रिसर्च
जिसे ICMR नित्वार ऐसे जाना जाता है, वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ। आज अभी शाम को मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया इनके ओर से इतनी सुंदर प्रतिष्ठित इनविटेशन मिला है, और मिला है 15 अगस्त 2026 को उनके यहाँ जाने के लिए, 15 अगस्त के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और वरिष्ठ अभिनेत्री सरिता जोशी को स्वतंत्रता दिवस 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले एट होम समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण पत्र वो प्राप्त हुआ है। वहीं सरिता जोशी ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये निमंत्रण उनके लिए अत्यंत गौरव की बात है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से टेलीफोन पर बातचीत की। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्र में जारी संघर्ष पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से व्यावसायिक जहाजों तथा नाविकों पर किसी भी परिस्थिति में हमला न करने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए जाने वाले हमले की कड़ी निंदा करता है। बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने मौजूदा घटनाक्रम पर चल रही चर्चाओं पर ईरान का पक्ष भारत के सामने रखा। डॉक्टर एस जयशंकर ने दोहराया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आरबीआई के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.23 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी इजाफा हुआ है और इससे पहले 17 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676 अरब डॉलर हो गया था। लगातार दूसरे सप्ताह आई इस बढ़ोतरी से देश की बाहरी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। आरबीआई के अनुसार समीक्षा अवधि में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 1.308 अरब डॉलर बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गया है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाले विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4.873 अरब डॉलर बढ़कर 556 अरब डॉलर पर पहुंच गई हैं। आरबीआई के मुताबिक साल की शुरुआत में पश्चिम एशिया संकट की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में जो गिरावट आई थी, उससे अब लगातार उबरने का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में अब तक कई बार देशवासियों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील वो कर चुके हैं। उन्होंने विदेशी यात्राओं को सीमित करने और ईंधन की खपत कम करने और 1 साल तक सोने की खरीदारी से बचने की भी अपील की है, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत हो सके। और अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी हुई। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। भारत के हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने जूडो में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के साथ उन्होंने भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उधर मुक्केबाजी में भी भारत ने जबरदस्त पंच लगाया है। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल, जादूमणि सिंह, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और अरुंधति चौधरी ने फाइनल में प्रवेश कर रजत पदक वो पक्के कर लिए हैं। अब पांचों खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत के 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए हर्ष सिंह को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो में गोल्ड मेडल जीतने पर हर्ष सिंह को बहुत बहुत बधाई। आपके बेहतरीन कौशल, संयम और दृढ़ता ने भारत को खेल जगत में एक और शानदार पल दिया है। आप देश का मान सम्मान और बढ़ाते रहें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए हर्ष सिंह को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि भारतीय जूडो के लिए ऐतिहासिक दिन, गोल्ड मेडल जीतने पर हर्ष सिंह को बधाई। उनके शानदार प्रदर्शन में उनका जुनून और समर्पण साफ झलकता है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शानदार प्रदर्शन के लिए जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जूडोका बनकर इतिहास रचने पर अस्मिता डे को हार्दिक बधाई। आपकी शानदार जीत दृढ़ संकल्प, कौशल और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपकी सफलता कई उभरते हुए खिलाड़ियों को आपके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। आप इसी तरह नई ऊंचाइयां हासिल करती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रचने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि सचमुच एक शानदार प्रदर्शन। जूडो महिला 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने पर अस्मिता डे पर गर्व है। ये प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा और जूडो को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में योगदान देगा। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ फिलहाल इस समाचार में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कि भारत की अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जिन्होंने 48 किलो वर्ग में कनाडा की हेडी क्वाच को नाटकीय गोल्डन स्कोर मुकाबले में हराकर खिताब जीता है। और इस ऐतिहासिक स्वर्णिम जीत के बाद अस्मिता डे से खास बातचीत की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। तो आप इसे देखिए और हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अस्मिता ने इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को आज तक का पहला गोल्ड मेडल जिताया है अस्मिता से। बहुत बहुत बधाई अस्मिता आपको। कितना वो टफ था, क्योंकि पहला गोल्ड जीता, आपने इतिहास रख दिया, तो ओवरऑल इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? सर बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पहला मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 2026 का, क्योंकि छोटे टाइम से मेरे को सपना था ओलंपिक खेलना है, बट उसके बीच में जब कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स आया तो मुझे ये भी लगा कि मुझे इसमें भी गोल्ड जीतना है। और फाइनली मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ। पहले ही बैच में अपने पहले ही इवेंट में, पहले ही एडिशन में आपने जो उसमें गोल्ड मेडल जीता, तो ओवरऑल आप देखिए तो आपने स्टार्टिंग कैसे की, जर्नी क्या थी? पहले जूडो ही शुरू किया, कुछ और स्पोर्ट्स शुरू किया, या क्या रहा आपका स्टार्टिंग? सर पहले मैंने जूडो शुरू किया था। मैं वैसे त्रिपुरा के रहने वाली हूँ और मैं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करती हूँ। और थैंक यू सो मच योगी जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब उनके थ्रू मुझे जॉब मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस में और मेरे को सपोर्ट भी मिला। मैं अभी फ़िलहाल बनारसी में रहती हूँ और उसके कारण मतलब बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे। और मैं ट्रेनिंग करी उससे पहले दिल्ली में, तो फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रही थी और बस गोल्ड लेना ये सोच के कर रही थी। पूरे टूर्नामेंट का सबसे टफ मोमेंट कौन सा रहा था? कौन सा फाइट आपको लगा था कि जो सबसे टफ रहा? ये फाइनल फाइट रहा है, इससे पहले कुछ? सर सच बताओ तो मेरी क्वार्टर फाइनल से लेके सेमी फाइनल और उसके बाद जो फाइनल था, तीनों फाइट मेरे लिए बहुत ही टफ रहा। क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे जल्दी वार्म बॉडी नहीं हो रहा है, होने के बाद भी जल्दी ठंड हो रहा है। और उसके बाद मेरे को बहुत प्रेशर था कि मुझे गोल्ड लेना है, तो मैं इतना प्रेशर से शायद कभी नहीं खेली जितना आज खेली हूँ। कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड हो, आगे की क्या तैयारी है? आगे के कौन से इवेंट में आप देख रहे हैं कि मेडल जीतने का? फिलहाल सर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में मैं 5th रैंक में हूँ। तो जो मेरा जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसके जो कहना है कि जो 5th और 6th रैंक है उनको एशियन गेम्स सिलेक्टेड है, तो मेरे शायद सिलेक्टेड हूँ मैं एशियन गेम्स के लिए भी। जो बिल्कुल यहाँ पर अस्मिता ने इतिहास रच दिया है और इसके बाद वो कोशिश कर रही हैं कि जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं वहाँ भी यही दमदार प्रदर्शन दिखाया जाए। और जो एक खेल भारत का परिसर है, जो खेल में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, और स्पेशली यहाँ पर जूडो में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और उनकी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले जो एशियन गेम्स हैं वहाँ भी पदक तालिका में भारत का नाम दर्ज कराएं और एक बड़ी कामयाबी और हासिल करें। कैमरा पर्सन स्टैलिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।